मोहम्मद आजम खान की राजनीति चौंकाने वाली राजनीति रही है। उसमें चौंकाने का तत्व, कौतुक का तत्व हमेशा रहा। एक लंबी राजनीतिक पारी खेली आजम खान ने। एक दौर में समाजवादी पार्टी के भीतर उनकी तूती बोलती थी, और अगर सरकार होती थी सपा की तो आजम खान की हैसियत कम से कम अपने इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री से 1 इंच भी कम नहीं होती थी, चाहे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हो। आजम की बात कटती नहीं थी। वो आजम खान ऐसे, उनका सूर्य ऐसा अस्ताचलगामी हुआ कि सैकड़ों मुकदमों में फंसे और जेल के भीतर और बाहर झूलते रहे। स्थितियां पलटती गई। रामपुर में चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी। फिर 19 का चुनाव हारे, 24 का जीते, और आजम खान का किला ढहता गया, ढहता गया, ढहता गया। वो फिर जेल में है, और इस बार उन्होंने जेल से जो संदेश भिजवाया है उसमें भरपूर रोमांच है, भरपूर कौतुक है, सारे तत्व मौजूद हैं जो सियासी चिंगारी के लिए चाहिए। आजम खान ने उनका जो संदेश जारी किया, रामपुर के सपा अध्यक्ष ने पार्टी के लेटर हेड पर, उसमें आजम खान की तरफ से समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया गया। लेकिन रामपुर में अखिलेश यादव की चर्चा ही करेंगे, सपा की चर्चा करेंगे आजम खान, कांग्रेस की चर्चा क्यों करेंगे? इसलिए जहां उन्होंने इंडिया गठबंधन बोला है आजम खान ने, वहां आप मान कर चलिए कि वो व्यवहारिक तौर पर समाजवादी पार्टी बोलना चाह रहे थे, लिहाज में इंडिया गठबंधन कर दिया। और सबसे गंभीर आरोप जो आजम ने लगाया है वो ये लगाया है कि मुस्लिम लीडरशिप को, यानी मुस्लिम नेतृत्व को जानबूझकर खत्म करने की, जमींदोज करने की कोशिश की गई। इंडिया अलायंस पर यह सबसे तीखा आरोप है एक बुजुर्ग मुस्लिम नेता का, जिसका नाम है आजम खान। इतना तीखा आरोप, वो कह रहे कि इस जानबूझकर मुस्लिम लीडरशिप को क्रश किया गया, खत्म किया गया। और आजम की शिकायत यह है कि संभल पर जैसा शोर मच रहा है दिल्ली में, वैसा शोर, वैसी बेचैनी रामपुर को लेकर कभी समाजवादी पार्टी के जहन में क्यों नहीं दिखी, कांग्रेस के जहन में क्यों नहीं दिखी? ये सवाल उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा कि रामपुर में जो प्रयोग हुआ वो सफल हो गया, और उस पर सपा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उस ढंग की, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, रामपुर के घटनाक्रम को महत्व नहीं दिया, तो फिर उसकी पुनरावृत्ति फिर संभल से लेकर हर जगह होगी। तो कुल मिला के ये कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया, और सपा के नाते चूंकि यूपी में अलायंस है इसलिए कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया उन्होंने। और एक सवाल उछाल दिया है अखिलेश यादव के लिए कि मुसलमानों पर आपकी नीति क्या है, पॉलिसी क्या है, उसको पहले साफ करिए, स्पष्ट करिए। इसका मतलब कि अभी तक समाजवादी पार्टी के मुस्लिमों को लेकर जो रीति नीति है, आजम उससे मुतमईन नहीं, आजम उससे संतुष्ट नहीं, यही ना। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि इनका तो ए से लेके जेड तक मुस्लिम समीकरण में ही दिमाग रहता है सपा का, और आजम खान कह रहे हैं कि मुसलमानों की सुध नहीं ली सपा ने। सोचिए, इंडिया अलायंस ने, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस मतलब समाजवादी पार्टी, मैं बार बार कह रहा हूं, इंडिया अलायंस ने मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की साजिश की उत्तर प्रदेश में। मुस्लिम लीडरशिप कौन? स्वाभाविक तौर पर आजम खान अपना नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनका इशारा वही है कि मुझे खत्म करने की साजिश की गई। तो आजम अगर ये कह रहे हैं कि मुझे खत्म करने, प्रकारांतर से कि मुझे खत्म करने की साजिश में सपा और कांग्रेस शामिल है, मूल रूप से सपा शामिल है, तो ये खतरनाक आरोप है, खतरनाक बात है। अब आजम ने तीर तो छोड़ दिया है, अब देखना ये तीर कहां तक जाता है, कितनों के दरवाजों तक जाता है। और
उत्तर प्रदेश की सियासत में इस तीर का असर कितना और कैसा होता है, ये देखना होगा। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। संभल पर मचे एक संग्राम के बीच एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं आजम खान, और चर्चाओं की वजह बनी है उनके नाम की एक चिट्ठी, जिसने छोड़ दी है एक नई चिंगारी, जिसमें उन्होंने संभल की तरह रामपुर का मुद्दा उठाने की बात कही है। समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाएं जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही आजम खां के खिलाफ चक्रव्यूह रचा गया, जो आजम खां जी जेल में है। समाजवादी पार्टी अगर रामपुर के मामले को उठाती तो समाजवादी पार्टी कटघरे में खड़ा हो जाता। इस नाते रामपुर की घटना पर उन लोगों ने साइलेंट रखा, ये सबसे बड़ा कारण है। और आजम खां जी जो कह रहे हैं मुसलमानों के साथ धोखा, सही कह रहे हैं। जिस तरीके से आज वाकई में विपक्ष को मुखर होकर सड़क पे आना चाहिए, सरकार को घेरने के लिए जबरदस्त तैयारी करनी चाहिए, कहीं न कहीं विपक्ष उसमें कमजोर पड़ रहा है। तो उनका दर्द अपनी जगह सही है, और अगर विपक्ष अपने तेवर और भूमिका में होता तो जो रोज भाजपा के नए नए ड्रामे चल रहे हैं, ये ड्रामे तो नहीं होते। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर के जरिए जारी हुई इस चिट्ठी में आजम खान ने इंडिया गठबंधन को कड़ी नसीहत दी है। आजम खान ने रामपुर की बर्बादी का मुद्दा न उठाने को लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है, यानी संभल को मुस्लिम सियासत का केंद्र बना रहे नेताओं को भी आजम खान ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। रामपुर की बर्बादी और इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नहीं, निश्चित तौर से आजम खान साहब पूरी तरीके से उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। हम लोगों की पूरी सहानुभूति उनके साथ है। मैं तो उनसे मिलने भी गया था, और जहां भी जरूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी को और उसका एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहेगा। आजम खान ने मुस्लिमों के मुद्दे और उन पर होने वाले हमलों का हवाला देते हुए इंडिया गठबंधन को खुलकर अपनी जिम्मेदारी निभाने और नीति जाहिर करने की नसीहत दी है। आजम ने कहा कि दिखावे की हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को खत्म नहीं किया जा सकता। आजम खान की इस चिट्ठी ने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को शुरू कर दिया है। आजम खान के परिवार से बार बार मिल रहे चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात के बाद आजम खान का ये पहला बयान है, जिसके अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, आदरणीय आजम साहब, उनके परिवार के साथ जितना जुल्म और ज्यादती हुआ, समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रही है, उनकी कानूनी लड़ाई लड़ रही है, और हमेशा आदरणीय अखिलेश यादव जी उनके परिवार से मिलते रहते हैं। ये जितने भी पत्र हैं जो जिला अध्यक्ष के माध्यम से, उनके पुत्र के माध्यम से वायरल होते हैं, ये सब फर्जी है। माननीय आजम साहब को अगर समाजवादी पार्टी से कुछ कहना होगा तो हमारे उनके बीच में न कोई दूरी है, न किसी पत्र की आवश्यकता है। ये जितने पत्र हैं ये केवल समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए। बहरहाल जेल में बंद आजम खान की चिट्ठी में तमाम जज्बातों ने जोर मारा है। वहीं संभल के साथ रामपुर को जोड़ने पर सवाल यह है कि संभल के दंगल में आजम खान का रामपुर वाला एंगल क्यों? सवाल ये भी है कि आजम का ये दांव क्या अखिलेश को देगा तनाव? आजम ने ये दांव चला क्यों? पुराने नेता हैं, तेल को जानते हैं, तेल की धार को जानते हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। नावेद शिकोह है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। नावेद शिकोह जी का स्वागत है। अवधेश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अवधेश जी का स्वागत है। विजय कुमार जाटव हैं, आज़ाद समाज पार्टी के
विजय कुमार जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। नावेद शिको, आजम खान ने ये जो बम गिराया है इसके पीछे क्या लक्ष्य है? क्योंकि बहुत कड़ी बात उन्होंने कही कि मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की साजिश करते रहे, उस पर काम करते रहे। नावेद शिको, आज ये चिट्ठी से बौखलाहट पैदा हो गई है समाजवादी पार्टी में, वो इस तरीके से साबित हो रही है जैसे कि अभी फखरुल हसन चांद की बाइट आपने चलाई, और इससे पहले भी मैं कई चैनलों में बैठा, समाजवादी पार्टी के सारे साथी कह रहे हैं ये फेक चिट्ठी है, ये सटपटाहट है। इसलिए सटपटाहट है, ये फेक चिट्ठी नहीं है और इसको फेक चिट्ठी कहा जा रहा है। पहली चीज, अगर ये फेक चिट्ठी है तो क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने रामपुर के जिला अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने क्या कोई कार्रवाई की? अगर इतना बड़ा झूठ उनके संगठन का एक व्यक्ति बोल रहा है तो उनको उसको निकाल बाहर करना चाहिए। दूसरी बात, आजम खान साहब की पत्नी जो एक बहुत जिम्मेदार नेता हैं और सांसद भी रही हैं, उनका बयान आना चाहिए था कि उनके नाम से चिट्ठी वायरल की जा रही है। तीसरी बात यह कि अखिलेश यादव जी को सामने आना चाहिए था और उनको आजम खान से मिलना चाहिए था और इस बात को साफ करना चाहिए था कि ये फेक चिट्ठी है। इससे साबित होता है फेक चिट्ठी नहीं है, और समाजवादी पार्टी इस चिट्ठी को स्वीकार भी नहीं कर रही है और इस बात का खुल के सबूतों के साथ खंडन भी नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है कि ये चिट्ठी सही है। देखिए, साफ तौर से इस वक्त जो है वो चंद्रशेखर की पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं। पिछले चुनाव से ये बात जाहिर हो गई थी कि चंद्रशेखर जी का कहीं ना कहीं आजम खान जी से एक बहुत अच्छा एक मधुर संबंध बना हुआ है और दोनों के बीच एक केमिस्ट्री बन रही है जिसमें दलित मुस्लिम केमिस्ट्री साफ जाहिर हो रही है। और पिछले लोकसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर को मुस्लिम समाज ने खूब वोट दिया था और समाजवादी पार्टी को नकार दिया था। इस तरह की चीजें जाहिर करती हैं कि मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर आजम खान वाले मुद्दे को लेकर आक्रोश है। और आजम खान साहब मौके पर बोले हैं जब उनको लगा कि उपचुनाव में मुस्लिम समाज के कई लोगों ने, एक बड़े जमात ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर यह साबित किया कि कहीं ना कहीं हम इंडिया गठबंधन से और समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है। तो ऐसे मौके पर उन्होंने बहुत सही मौके पर अपना चिट्ठी बम जारी किया है जिसमें उन्होंने जाहिर करने की कोशिश की है कि हमारे पास और भी विकल्प हैं। चंद्रशेखर से उनके जो रिश्ते बन रहे हैं वो एक नई केमिस्ट्री को जन्म दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से दलित समाज की लीडरशिप करने वाली मायावती साइलेंट मूड में है कहा जाता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद धीरे धीरे अपने समाज में एक अच्छा जनाधार बना रहे हैं और वो आजम खान से लगातार मिल रहे हैं। आजम खान से मिलने जब वो गए और उनकी मुलाकात हुई, उनकी पत्नी से मुलाकात हुई, उसके बाद सटपटाहट अखिलेश यादव की नजर आई और वो भी उनकी पत्नी से मिलने चले गए। मैं एक छोटा सा एक किस्सा 5 सेकंड में बता दूं। आजम खान साहब काफी लंबे वक्त से जेल में है, कई लोग उनसे मिलने जाते हैं। एक वर्कर ने मुझे बताया कि आजम खान ने जब एक वर्कर उनसे मिलने गया जेल में तो एक बड़ा तंज किया और कहा कि भाई अखिलेश यादव जी तो 3-4 बरस में मुझसे एक बार जेल में मिलने आए जबकि सारस से मिलने 4 बार गए थे। यानी समाजवादी पार्टी में मुझसे ज्यादा वैल्यू तो सारस की है। ये दर्द उनका बहुत पुराना है जो उन्होंने सही मौके पर एक जाहिर किया है और इससे जाहिर से बात बड़ी खलबली है और समाजवादी पार्टी की सटपटाहट इससे जाहिर हो रही है कि वो इस चिट्ठी को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं और इसको फेक चिट्ठी कर रहे हैं और अखिलेश यादव फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं। उनकी पत्नी इस बात को साबित नहीं कर रही है कि वही फेक चिट्ठी है। ठीक बात। देखो, अशोक यादव जी आ गए। अशोक जी का बहुत स्वागत। अखिलेश यादव फ्रंट पर नहीं आ रहे, ठीक ही है, ये आजम खान है। अगर अखिलेश जी आकर फ्रंट पर बोलेंगे फर्जी है तो आजम खान फिर इतना रायता फैला देंगे कि कुल सपा मिलके नहीं बटोर पाएगी। नए लोगों को ना पता हो, मुझे तो पता है, वो मुलायम सिंह जी के सामने ऐसा धर्म संकट पैदा कर देते थे कि उन्हीं को पैर पीछे खींचने पड़ते थे। मैं 10 उदाहरण गिना दूं। ये आजम खान है और आजम खान की चिट्ठी फर्जी है ये फखरुल बताएंगे, ये उनकी बेगम बता सकती है, उनका बेटा बता सकता है या अखिलेश यादव बता सकते हैं, तो अशोक यादव भी नहीं बताएंगे। कैसे बता देंगे फर्जी है? फर्जी है तो सागर को जेल भिजवाओ, पार्टी से ही हटाओ, नहीं जेल भिजवाना चाहिए था धोखाधड़ी के आरोप में। नहीं, मेरी जानकारी है कि 2022 के चुनाव से पहले आजम खान
कोई एक विकल्प और प्रस्ताव था उनके सामने, लेकिन तब आजम खान हिम्मत नहीं कर पाए। वो आधे मन में रह गए, करूं ना करूं, करूं ना करूं। अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे लग रहा अब उनने मन बना लिया करना भैया, अब नहीं तो कब। जो कुछ खेला करना है वो अभी हो सकता है, और वो किसी ओवैसी के साथ जाके नहीं हो सकता ना। वो केवल या तो मायावती के साथ हो सकता है या चंद्रशेखर के साथ हो सकता है। चंद्रशेखर ठीक है, मायावती के साथ ईगो की समस्या आएगी दोनों में, दोनों नेताओं में। आजम खान भी अपने ढंग के हैं और बहन जी तो फिर बहन जी हैं। चंद्रशेखर ठीक है, विनम्र हैं। अशोक जी बहुत सोच के उलझाई है गुत्थी, नहीं उगले निगले दोनों तरफ से बवाल है क्या। अब वो आजम खान है, पता नहीं किसकी बात उनको मोबाइल में सुन जाए और उसी को इशू बना दे अखिलेश यादव के सामने, कहे ना बरखुरदार ना, ये नहीं चलेगा। उनके डायलॉग भी तो कादर खान को फेल करते हैं। खून में नहाया लथपथ मुसलमान, उन्होंने ये तो इतना तो लिखा दिया चिट्ठी में। सोचिए ऐसे ऐसे शब्द, मैं चिट्ठी पढ़ के जान गया था कि आजम खान की। सागर अगर ऐसे शब्द इस्तेमाल जान ही नहीं सकते। उसकी डायलॉग डिलीवरी देखिए ना, बिल्कुल लग रहा कादर खान ने लिखा एक एक अक्षर। अशोक भाई देखिए अमिताभ जी, आजम खान साहब हमारे पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, और आज से नहीं, जब से वो पार्टी में हैं, जब से पार्टी की स्थापना हुई, तब से लगातार उनका आशीर्वाद और उनकी जो समाजवादी पार्टी के प्रति जो उनका लगाव रहा है वो जग जाहिर है। और जो ईमानदारी से लगाव, उसमें कहीं कोई लेश मात्र भी कुछ मिलावट आप नहीं कर सकते कि नहीं इधर उधर तमाम बातें चैनल पे चल रही हैं, कई चैनलों पे चल रही हैं। मुझे लगता है कि सारी बातें कोरी अफवाह हैं। आजम खान साहब ने जब जब पार्टी को जरूरत हुई, आजम खान साहब आगे बढ़ के पार्टी की मदद किए और अपने सारे चीजों को ताक पे रख के उन्होंने पार्टी की मदद किया। तो अब इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर के मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बड़ी बात यहाँ पे होनी चाहिए कि आजम खान साहब के मन में कोई ऐसी बात है। देखिए अमिताभ जी, मैं बताऊं कि जब जब मौका मिला है, आपको याद होगा अभी अजय राय जी जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो जब मध्य प्रदेश चुनाव का दौर चल रहा था तो जेल में गए थे मिलने। तो वो इंसिडेंट आपको भी याद होगा, आजम खान साहब ने क्या किया था उनके साथ। तो इस तरह की जो भी आदमी अगर स्पेस खोज रहा हो कि आजम खान साहब के लिए हम स्पेस खोज रहे हैं इधर उधर तीन पांच, तो आजम खान साहब उससे बहुत ऊपर की चीज है। और वो सदा उनका आशीर्वाद, उनका प्यार समाजवादी पार्टी के प्रति उमड़ता रहा है, उमड़ता रहेगा। और समाजवादी पार्टी भी लगातार उनके प्रति उसी वफादारी से, उसी मजबूती से लगी हुई है और लगी रहेगी। अब ये ठीक है, आपने बातें कही, प्रवक्ता के नाते मैं होता शायद तो मुझे भी यही कहना होता, इससे अतिरिक्त मैं भी क्या कहता। मैं विजय जी के पास जाऊं, दो बातें कह दूं। आजम खान का रोना ही है, उनकी नाराजगी ही ये है। अब वो तो हम लोगों से भी संपर्क, सभी से संपर्क में है, रहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने तो खून का कतरा कतरा जर्रा जर्रा दे दिया समाजवादी को, है। और जब मुझे जरूरत हुई तो पूरा रामपुर खाली भाईजान, क्या कहीं कोई नहीं दिखाई दिया, कहीं कोई धरना देने नहीं आया। बोले यादव परिवार से कोई नहीं आया, ना मुलायम सिंह आए, ना राम गोपाल आए, ना शिवपाल आए, नहीं शिवपाल आए थे तब, शिवपाल अलग थे। बोले ना अखिलेश आए। किससे कहा ये मत पूछिएगा, अपनी जिम्मेदारी से भरोसे से कह रहा हूं। आजम खान का शब्द ये था कि उन यादव परिवार को रामपुर पे धरने में बैठना चाहिए था मेरे लिए, क्या अशोक जी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। और दूसरी बात, ये तो चलो हमने बता दिया, नाम नहीं बताऊं किससे कहा, हो सकता है मेरी ही बात हुई हो, लेकिन एक सार्वजनिक बात बताई देता हूं। जब पहली बार जेल से बाहर आए तो नेताजी थे। लोगों ने पूछा नेताजी से बात हुई, तो उन्होंने कहा वो बड़े नेता हैं, मैं बहुत नामामूली कौन सा उर्दू शब्द बताया, मैं वैसा आदमी हूं, झींगुर हूं, मच्छर हूं, मेरा फोन नहीं बोलते, टेलीफोन नंबर कहां होगा उनके पास, बड़े लोगों को रखते हैं। फिर जब अंदर गए तो अंदर उन्होंने कहा आजम खान ने कि सुना है वो गायत्री प्रसाद प्रजापति से मिलने गए थे जेल, लेकिन आजम खान से नहीं। मसला इतना सीधा नहीं अशोक बाबू,
नहीं गए, ये सच है। आजम खान का ये आरोप गलत थोड़ी ना है कि मुलायम सिंह गायत्री से मिलने गए और आजम से मिलने नहीं गए, तो आजम को इसकी पीड़ा नहीं होगी। अखिलेश जी पहली बार नावेद जी को याद होगा तब गए थे जब ओवैसी ने जाने की तारीख घोषित कर दी थी, तो लगा रामपुर में खेल ही पलट जाएगा, ओवैसी भी अगर वहां खजूर दे आए। तो ओवैसी से पहले भाग भाग के फिर अखिलेश जी गए। चचा ने सोच के उलझाया है, वो भी वक्त का इंतजार कर रहे थे कि गुरु 27 आने दो। अच्छा, फिर कुंदरकी समझ भी लिया उन्होंने कि कुंदरकी में क्या माहौल चला। विजय जी, क्या आपकी कुछ बातचीत बन गई है? क्योंकि देखिए, एक सिस्टम आजम खान को भी चाहिए और एक चेहरा आपको भी चाहिए। अगर दलित मुस्लिम का कोई कॉम्बिनेशन बनाना है तो आपको एक बड़ा मुसलमान चेहरा चाहिए और आजम खान को एक सिस्टम चाहिए। दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं और चंद्रशेखर लगे भी हैं। अब आप ये बताओ, कुछ बातचीत सिरे चढ़ी है कि नहीं? देखिए अमिताभ जी, आजम खान भाई बड़े हिम्मत वाले शख्स हैं और इतनी बड़ी परेशानी में भी वो उसके बाद भी बड़ी हिम्मत से डटे हुए हैं, क्योंकि वो भारत के बड़े नेता भी हैं, साथ साथ में करीब 10 बार वो एमएलए रहे हैं और 2 बार एमपी भी रहे हैं और वो भारत के राजनीति को बड़े करीब से जानते हैं। इसलिए इस समय उनका जेल से ये जो लेटर आना इंडिया गठबंधन को जिम्मेदारी की याद दिलाता है। और उन्होंने साथ साथ में रामपुर की घटना के साथ साथ में जो संभल में जो अभी वर्तमान में घटना हुई है वो भी उसको भी याद दिलाया है कि भाई अगर ये जो जिम्मेदारी आप जब रामपुर घटना हुई थी और रामपुर घटना को आधार उन्होंने बनाया है, अगर आप इस घटना को रामपुर वाली को ही उस समय पे अखिलेश जी आकर के जमीन पे और उस घटना को उठा लेते तो आज ये संभल वाली घटना ना होती। क्योंकि अब जिम्मेदारी इसलिए सपा की बनती है और इंडिया गठबंधन की बनती है क्योंकि आज 37 सांसद सपा के साथ हैं और विपक्ष पार्टी सारी इनके साथ खड़ी हुई है। आजम खान साहब क्योंकि जेल में निर्दोष हैं, वो जो जेल में बंद हैं और लाजमी उनका मुद्दा उठाना भी चाहिए संसद में। और क्योंकि पिछले काफी समय से विजय जी ये सब बातें ठीक है, हम जानना ये चाह रहे हैं, सबकी रुचि इसमें भैया, ये तो सब किस्सा कहानी ठीक है। मैं जानना ये चाह रहा हूँ आपकी कुछ बात सिरे चढ़ी कि नहीं चढ़ी, वो बताओ। आजम खान बड़े नेता है, छोटे नेता, वो तो बात आई गई। देखिए आजम खान साहब जो है और आजाद समाज पार्टी जो है, आजाद समाज पार्टी वोटों की राजनीति नहीं करती है, वो सामाजिक भाईचारा स्थापित करना चाहती है। दोबारा में आते भैया, हमारा ठीक, एक मिनट रुक जाओ विजय जी। आपको ये मैं चंद्रशेखर को सलाह दूंगा आपके जरिए कि आपको जब वोटों की राजनीति नहीं करनी तो तुरंत इसको एनजीओ में तब्दील करा लो, पार्टी को, पार्टी से रजिस्ट्रेशन वापस ले लो और चुनाव आयोग से एनजीओ में बना लो, समाज सेवा करो, है? क्योंकि आपको वोटों की राजनीति तो करनी नहीं। यार कैसी कैसी बातें बोलते हो आप लोग, मजाक बना के रखा है क्या? लड़ना चुनाव में बोले दे हमें तो देश के लिए आए। अरे देश के लिए आए चाचा, मेरे एनजीओ में काम करो ना। हम जो है वोटों गलत करते हो यार, नहीं ये इसीलिए मैं कहता कुछ तो ईमानदारी रखो मेरे भाई। कितना दंड फंद करोगे सब लोग? हर आदमी गौतम बुद्ध बन रहा है, पार्षदी की भी लड़ाई नहीं छोड़ना चाह रहा है और अगर हम गौतम बुद्ध हैं, गजब बात है यार। ऐसा ना ज्ञान दो भाई हमको ना, फिर मेरा दिमाग खिन्न हो जाएगा। अवधेश पांडे जी, ये नई सुगबुगाहट आ गई उत्तर प्रदेश की नहीं देश की राजनीति में, क्योंकि आजम खान ने आरोप बड़ा लगाया। उन्होंने कहा मुस्लिम लीडरशिप को जानबूझकर खत्म करने की साजिश की गई, ये आरोप उन्होंने लगाया समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस पर। और आप लोग कहते हो कि अखिलेश यादव के प्राथमिकता में केवल मुसलमान है। रामपुर वाले चचा जान कह रहे कि मुसलमान की तो लीडरशिप ही खत्म कर दी अखिलेश यादव की पार्टी ने, रामपुर का मुद्दा ही नहीं उठाया गंभीरता से। संभल का जैसे उठा रहे वैसा क्यों नहीं उठाया? तो किसकी सच बात माने? आप कहते हो ये तुष्टिकरण कर रहे हैं, वो करे तुष्टि पुष्टिकरण कुछ नहीं, हमारी तो सुनी नहीं मुसलमान की। अवधेश जी
देखिए अमिताभ जी, आजम खान जी को मुस्लिम लीडरशिप में जो विभाजन हो रहा है और जो नए मुस्लिम नेता अखिलेश यादव जी स्थापित कर रहे हैं, पहली चिंता तो उसको लेकर के है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी जानते हैं कि किसको कब इस्तेमाल करना है। तो इसलिए जब आजम खान का समय था, जब वो बाबा साहब को वो माफिया कहते थे, तब भी उन्होंने उनका प्रेम नहीं छोड़ा, उनका इस्तेमाल किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामचरितमानस की प्रतियां पढ़ते थे, तब भी उनका इस्तेमाल करना था तो इस्तेमाल किया। तो इसी तरह से इस्तेमाल करो और छोड़ दो की राजनीति अखिलेश यादव जी करते हैं। जैसे जब अवधेश प्रसाद जी का इस्तेमाल करना था तो आगे सीट पर बैठाया, और जब उनका इस्तेमाल पूरा हो गया तो पिछली सीट पर उनको बैठा दिया। तो ये सारी चिंताएं आजम खान की है कि अब मुस्लिम नेता को लेकर के समाजवादी पार्टी का नजरिया बदल रहा है। अब वो आजम खान की जगह दूसरे मुस्लिम नेता को समाजवादी पार्टी स्थापित करना चाहती है। दूसरी चिंता इस बात को लेकर के भी है कि वो लगातार चंद्रशेखर रावण के संपर्क में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बाद कुर्की और अन्य क्षेत्रों में जो मुस्लिम वोटों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी भविष्य में बहुत कमजोर होने वाली है, तो कहीं चंद्रशेखर रावण और आजाद समाज पार्टी के साथ चले, ये हाथ आजमाया जाए, ये भी आजम खान की चिंता हो सकती है। बाकी इंडी गठबंधन की तरफ जो उन्होंने इशारा किया है, इंडी गठबंधन तो भर भरा करके गिर रहा है और अंतिम कील लालू यादव जी ने ठोकी दी है। उनका इशारा तो समाजवादी पार्टी के लिए है और अखिलेश यादव जी के लिए है। तो चूंकि आजम खान जी बहुत सयाने नेता है, वो सारी स्थिति समझते हैं और अखिलेश यादव उनसे 2 कदम आगे है। वो भी इस्तेमाल करो छोड़ दो की राजनीति पर चल रहे हैं। अब जिस प्रकार से संभल का दंगा हुआ और उस दंगे के बाद मुस्लिम लीडरशिप के वर्चस्व की जो जंग है, उस जंग में कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी ने आजम खान को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब उन्होंने वर्क परिवार को, मुझे लगता है कि मुरादाबाद और संभल के क्षेत्र में अपना मुस्लिम लीडरशिप का प्रतिनिधित्व देने के लिए चुना है और यही बात जो है आजम खान को परेशान कर रही है। आजम खान ने भी जो अपने जीवन में निर्दोषों को सताए हैं, जो जमीन हथियाई है, जो पाप किए हैं, वो जेल में रह करके भुगत रहे हैं। लेकिन अब उनकी जो पीड़ा है वास्तव में अखिलेश यादव जी को एक कष्ट देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आजम खान अगर कहीं दूसरे दल की तरफ रुझान करते हैं तो एक नया समीकरण उत्तर प्रदेश में जन्म लेगा जो 2027 में दिखाई भी पड़ेगा। परंतु चुनाव के बाद जैसा सब लोग कहते थे कि ट्रेलर है और ये सेमीफाइनल है, तो साबित हो चुका है कि समाजवादी पार्टी दूर दूर तक आने वाली नहीं है और उत्तर प्रदेश और विकास और विरासत की राह पर चल चुका है। अवधेश बाबू अभी रुकना होगा, ठीक है अवधेश बाबू अभी रुकना होगा। नवेश शिको, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ नाम लेता हूं। एक शफीकुर रहमान बर्क का पोता जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, कमाल अख्तर, महबूब अली और ये अपना संभल वाला एमएलए इकबाल महमूद। पश्चिम के यही मुस्लिम चेहरे हैं जो अखिलेश यादव के पास हैं। उसमें से शाहिद मंजूर को ये लोग पहले से ही, आजम जैसी स्थिति ना सही लेकिन बिल्कुल किनारे हैं वो भी, ठीक। प्लेयर वह शफीकुर रहमान बर्क का पोता इकबाल महमूद, महमूद अली और कमाल अख्तर भी उस रेस में उतना तेज नहीं है। क्या कोई आजम का विकल्प बन सकता है इसमें? अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि आजम का चैप्टर खत्म हो और अब नई लीडरशिप कर दूं। क्या इतनी जल्दी आजम जैसा कोई दूसरा इन 3-4 में से क्रिएट हो सकता है जो मैंने नाम लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी की जो पॉलिसी है, जो उनकी राजनीतिक सोच है, वो ये है कि हम मुस्लिम समाज को अपने भरोसे में रखेंगे, उनका वोट भी लेंगे, उनके हित के लिए काम भी करेंगे, लेकिन ऊपर जो है हम ना किसी नेता को आगे बढ़ाएंगे और ना किसी टोपी वाले को अपना मंच देंगे, ना मुस्लिम मामलों को हम ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम कौम के साथ अखिलेश यादव की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कई वर्षों से बनी है। अखिलेश यादव ने अप्रत्यक्ष रूप से यह जताया है कि हम मुस्लिम परस्ती या मुसलमान को आगे लाने की भूल इसलिए नहीं करेंगे कि उससे भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा के ध्रुवीकरण 80 और 20 का खेल कर देगी, जिसे हम कभी नहीं जीत पाएंगे। मुस्लिम समाज भी नहीं सफल हो पाएगा भाजपा को हराने में। ये एक अंडरस्टैंडिंग किसी हद तक मुस्लिम समाज ने मान ली थी, लेकिन जिस तरह से उपचुनाव में फिर अपनी बात कहिएगा, एक मिनट रुकूंगा, फिर अपनी बात कहिएगा। ये बात, इसमें कंट्राडिक्शन यहाँ है। ये बात लोकसभा में उन्होंने सोची थी अखिलेश जी ने, मैंने भी इस बात को नोटिस किया था और कहा भी था। बाई इलेक्शन में अखिलेश जी यू टर्न 360 डिग्री घूम गए दोबारा से।
क्या उनने 9 में 4 या 5 मुसलमान उम्मीदवार लड़ाए और उसके बाद आ गया संभल, तो वो बिल्कुल कमर कस के मैदान में है। संभल में, बहराइच में भी कमर कस के मैदान में आए थे अखिलेश यादव। उन्होंने कहा था गाना ही गलत बज रहा था, क्यों बज रहा था ऐसा गाना, और जो मर गया वो समाजवादी पार्टी की लाइन थी, जो मर गया राम गोपाल, बोले वो तो था ही बवाली। लेकिन संभल में जो मरे तो अखिलेश यादव की लाइन क्या हुई, ये मासूम है, ये बच्चे हैं, आदि आदि। तो लाइन तो उन्होंने बदल दी, उस लाइन में कहां है अब अखिलेश जी। अब तो लड़ाई इस बात की है उनके और राहुल गांधी के बीच में। कल राहुल गांधी ने एक गोल कर दिया था रात में, संभल के पीड़ितों के परिवारों के साथ मिलकर फोटो वीडियो डाल दिया था, अखिलेश जी नहीं मिल पाए। तो वहां तो कंपटीशन इसका चल रहा है नावेद जी। जी बिल्कुल, असल में ऐसा हुआ कि उस पॉलिसी से वो चल रहे थे अखिलेश यादव, और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी साथ में था। लेकिन एक नई मुसीबत ये आ गई कि जिस तरीके से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसारने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए जो कशमकश करने लगी, और उनको खतरा लगने लगा कि कांग्रेस कहीं वो फायदा ना उठा ले, चंद्रशेखर कहीं फायदा ना उठा ले, तो उनको कहीं ना कहीं मुसलमानों को आगे लाना ही पड़ा। और खास तौर से उपचुनाव में जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया, तो उनके अंदर एक सटपटाहट पैदा हो गई कि फिर से हमें मुस्लिम परस्ती की तरफ बढ़ना होगा, नहीं तो ये 20% भी हमारे हाथ से चला जाएगा। और उस मजबूरी को देखकर आजम खान ने मौके का बहुत सही फायदा उठाया, और उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि जब अब यहां पर तुम संभल के मामले में मुसलमानों की बात कर रहे हो, जब ये बात कर रहे हो कि वहां पर निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया गया, तो मैं क्या इतना गया गुजरा था कि मुझे इतने वर्षों से जेल में डाल दिया गया? तुमने ये नहीं कहा कि हमें निर्दोष डाल दिया गया, इस बात को लेकर तुमने आंदोलन नहीं किया, समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं उतरी। तो जब तुम संभल के लिए कर सकते हो तो मेरे लिए भी कर सकते थे। अब उन्होंने मौके का फायदा उठाया। मुझे लग रहा है कि राजनीतिक चूक ये नहीं थी अखिलेश यादव की कि उन्होंने आजम खान साहब को इग्नोर किया, क्योंकि वो तो अंडरस्टैंडिंग थी कि कहीं ना कहीं आजम खान का नाम लेंगे तो ध्रुवीकरण हो जाएगा। लेकिन गलती ये थी कि चंद्रशेखर जी जैसे नेताओं को उन्होंने साइडलाइन किया, और उनको 2-3 सीटें देना भी गवारा उन्होंने नहीं की, उनके साथ दोस्ताना रिश्ता नहीं किया। अगर चंद्रशेखर जैसे नेताओं को वोट मुस्लिम पड़ने लगा, या कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोट पड़ने लगा, तब उनके अंदर एक घबराहट पैदा हो गई, और फिर वो मुस्लिम मुस्लिम करने लगे, जैसे मुलायम सिंह जी करते थे। क्योंकि उस वक्त 20 मतलब मुस्लिम और यादव से काम चल जाता था, क्योंकि 3-4 बड़ी पार्टियां थी, बराबर की थी। तो इस वक्त उनके लिए बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने गलती ये की कि चंद्रशेखर जी को सम्मान नहीं दिया, सीटें नहीं दी, अपने गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया, और चंद्रशेखर जी ने राजनीतिक फायदा उठाते हुए आजम खान से कुछ ऐसी केमिस्ट्री बना दी जिससे उनको घबराहट होने लगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कई सीटों पर चंद्रशेखर और आजम खान मिलकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। जी ठीक। अशोक जी, इस बात से आप भी सहमत होंगे कि जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर है, क्या वो कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड तर्कपूर्ण बात कहने वाले मुस्लिम को अपना नेता नहीं बनाई, कभी नहीं बनाई? क्या जो लोग इतिहास को जानते हैं, पढ़ते हैं, उनको जानते हैं जाकिर हुसैन कभी नेता नहीं रहे। नावेद गलत तो नहीं कह रहा? जाकिर हुसैन नेता कभी नहीं रहे। सलमान खुर्शीद के अब्बा नेता कभी नहीं रहे। कभी नेता क्या, तो कुछ भी नहीं रहे हैं, बस जीत गए 2-1 बार। इनके सलमान के अब्बा। ऐसे रफ़ी अहमद किदवई मुसलमानों के नेता नहीं रहे। जियाउर रहमान अंसारी मुसलमानों के नेता रहे। क्या मुसलमान बहुत वैसा आदमी को नहीं पसंद करता उत्तर प्रदेश में, मेरा मानना है। इसीलिए आजम खान ने 50 साल की लंबी राजनीति खेली और खूब बढ़िया खेली। क्या उनका विकल्प शफीकुर रहमान बर्क हो सकते थे, क्योंकि वो भी उतने बवाली थे, तो रहे बर्क का अपना एक रहा। अब क्या आपको लगता है कि आपके टोकरी में जितने अंडे हैं अशोक जी, जितने नाम मैंने गिनाए पश्चिम में, ये कोई आजम खान के पैरेलल खड़े हो सकते हैं? आज की तारीख में कोई इतना मजबूत है कि आजम खान निकले सड़क पर और उनका मुकाबला कमाल अख्तर कर ले, या जियाउर रहमान वर्क कर ले, या महबूब अली कर ले? अमिताभ जी देखिए, मुकाबला कहाँ है? मुकाबला, अमिताभ जी मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी।
हाँ देखिए, मुकाबला कहाँ है? मुकाबला है आज भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में, न कि समाजवादी पार्टी के अंदर मुकाबला किसी से है। मुकाबला तो केशव प्रसाद मौर्य जी और योगी जी के बीच है। मुकाबला हमारे डिप्टी सीएम जो है स्वास्थ्य मंत्री जी और योगी जी के बीच है। मुकाबला तो अमित शाह जी और योगी जी के बीच है। मुकाबला देखना हो तो वहां पे आपको झांकने की जरूरत, थोड़ा सा झांकिएगा वहां पे दूरबीन लगा के। मुकाबला हमारे यहाँ नहीं है इस तरह का। हमारे यहाँ सिर्फ एक मुकाबला है कि किस तरह से पीडीए समाज हमारा, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में एकजुट होकर के भाजपा को हराने के लिए एकजुट हुआ था, उसी तरह से 2027 में जिस तरह से योगी जी की सरकारों ने अभी इन्हीं लोकसभा केंद्र सरकार की रिपोर्ट है अमिताभ जी। अब देखिए 7 लाख बच्चे आउट ऑफ एजुकेशन हो गए, 7 लाख बच्चे। तो मुकाबला आज इस सबसे स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और जो धार्मिक ध्रुवीकरण, इस तरह की चीजों से मुकाबला है आज उत्तर प्रदेश का। और मुझे ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि जिस तरह से पीडीए समाज एकजुट हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की आतताई सत्ता को 2027 में उखाड़ के फेंक देगा। ठीक, ये ठीक तय अशोक है। भाई, देखिए जब आज ठीक विद्युत विभाग का जब पहली अशोक भाई क्या एक रहा मिनट, था? अशोक बाबू एक मिनट, जब पहली बार आजम खान जेल से छूट के आए थे जमानत पे, तो उन्होंने अपने घर में बैठ के एक बात कही थी। क्या? माइक पर तो नहीं कही, क्योंकि माइक पर कह देते तो फिर तो केस ही खत्म हो जाता। लेकिन आजम खान पुराने खिलाड़ी हैं, वो यहां थोड़ा सा कट लगा के मुर्गे को छोड़ देते हैं। क्या? एक झटके में गर्दन नहीं काटते, वो भी पुराने खिलाड़ी। तो उन्होंने कहा था कि अगर सैफई के किसी 4-5 लोगों के नाम लिए, बोले इनमें से कोई गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया होता भाजपा के राज में, तो बोले समाजवादी पार्टी क्या करती। मैं नाम ले भी सकता हूं आपका, तो नहीं तो आप जानते हो 5 लोग कौन थे, 4 लोग। बोले लेकिन जब मुझे जेल भेजा गया तो मेरे साथ ये ट्रीटमेंट क्यों? अशोक यादव, ये बड़ा सवाल है। और आज लिख लीजिए मेरी बात, आजम खान अगर निकले कभी तो पहला उनका सवाल यही होगा जिस दिन उनके हाथ में माइक आएगा। वो कहेंगे मुलायम सिंह जी से लेके और शिवपाल तक कोई जेल जाता तो क्या समाजवादी पार्टी इतना ठंडा रुख अपनाती कि हम कर रहे हैं, उनके साथ हैं और उनको कानूनी मदद दे रहे हैं। उन्होंने कहा था ये पूरे सूबे में आग लगा देते सफाई, लेकिन भाईजान रामपुर में कोई नहीं आया। क्या अशोक जी? हाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ तब जी, आजम खान साहब के और किसानों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, आजम खान साहब के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, इन सब छात्रों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, नौजवानों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, सबके आंसुओं का हिसाब इकट्ठे 2027 में समाजवादी पार्टी लेगी। और इसी भारतीय जनता पार्टी से लेगी जिसकी वजह से आज आजम खान साहब की आंखों में आंसू है, जिसकी वजह से आज किसानों की आंखों में आंसू है, विद्युत कर्मचारियों की आंखों में आंसू आने वाला है जिस तरह निजीकरण किया जा रहा है। देखो फिर आजम खान नाराज हो जाएंगे। आप कहां कर्मचारी घुसा दे रहे हो उनके बीच में? कभी तो अकेले उनकी बात कर लो। जितने लोग पीड़ित हैं अमिताभ जी, जितने लोग पीड़ित हैं आज इस योगी सरकार की द्वारा, सबका हिसाब समाजवादी लोग जनता के माध्यम से लेने का काम करेंगे 2027 के चुनाव। ठीक है, मैं तो आजम खान के इस बात का मुरीद हो गया। विजय भाई आपके पास आ रहा हूं, फिर अवधेश भाई के पास। नावेद बाबू, उन्होंने कहा हमें दुनिया की कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं। मुलायम सिंह जी, रामगोपाल, शिवपाल, अखिलेश यादव, बोले इनमें से कोई गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया होता, उसके ऊपर 100 मुकदमे लगा के। क्या? तो बोले समाजवादी पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता क्या कर रहे होते उत्तर प्रदेश में, बोले बता दीजिए। क्या क्या राजन चौधरी एक रिलीज जारी करके सो जाते? नहीं ना। हर गांव कस्बा में बवाल हो रहा होता, हजारों लोग जेल जाते। वो यही तो सवाल है। वो कह रहे इसका मतलब मुझे छोटा माना गया कि भाई ठीक है ये लड़के बच्चे हैं, इनके लिए कर। ये मसला है, यही मसला उनको अंदर तक पिंच किया। और एक दूसरी बात पिंच की कि नेताजी उससे गायत्री से मिलने गए। अब गायत्री कोई देशभक्ति में तो जेल गया नहीं था, वो मां बेटी दोनों के साथ बलात्कार में जेल गया था, उससे तो नेताजी मिल आए। अब वो कहेंगे हमसे नहीं मिले, बताइए हम इनके दोस्त। घाव गहरे हैं अशोक बाबू, ऐसे नहीं मामला निपटेगा। विजय जी, क्या 27 में
आजम खान और चंद्रशेखर एक साथ एक मंच पे नजर आएंगे? जी अमिताभ जी, जी देखिए अमिताभ, मेरी आवाज आ रही है अमिताभ जी? आ रही, बिल्कुल आ रही है। अमिताभ जी देखिए, आज आजम खान जी परेशान हैं और उनकी परेशानी को चंद्रशेखर भाई जी समझ रहे हैं, और इसलिए उनके परिवार से वो बार बार मिलने जाते हैं, जेल भी मिलने गए, उनसे खुद मिलने गए हैं। भविष्य क्या होता तो भविष्य आने वाला भविष्य ही तय करेगा, मगर हम तो उनके दुख के समय में साथ खड़े हैं। जो आदमी इतने बड़े समाज का नेतृत्व करता हो और उसके साथ उसकी पार्टी के आदमी ना हो तो ये बड़े दुख के विषय हो जाता है। तो चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके दुख में उनके साथ खड़े हैं, और आने वाला समय बताएगा कि आजम खान जी वो कहाँ है और कहाँ जाएंगे। नहीं, अच्छा, मुलाकातें हुई, बातें हुई तो मतलब कुछ कान में इशारा तो किया होगा, बोले ठीक है बरखुरदार, आगे बढ़ो, मैं आता हूं, ऐसा कुछ तो इशारा किया होगा। मैं उनकी शैली जानता हूं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वो सी, हम तो उनके जो है जाके ये पूछ लेते हैं कि चाचा कैसे हो, बस इतना पूछ के चंद्रशेखर चले आते हैं। अब वो कहते हाँ बेटा ठीक है, बस पेट में थोड़ा सा कुसुक हो रही, बाकी ठीक है, ये बात करने जाते हैं। तो आज वो परेशान है, हम तो उनकी परेशानी में साथ जा रहे हैं ना। आज वो जो यार परेशान एक है, बात बताएं विजय बाबू, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। आप भी मतलब क्या कहें, परेशानी में क्या कर रहे हैं चंद्रशेखर? आजम खान को कोई बर्फी जलेबी पहुंचा रहे हैं वहां? उसकी समस्या तो उनको है नहीं। अरे रुक जाओ भाई, आजम खान की परेशानी में कौन सी क्रांति कर दे रहे चंद्रशेखर, मुझे ये बता दो। क्या क्रांति? चंद्रशेखर आमरण अनशन पे बैठ गए क्या? और क्या करेंगे चंद्रशेखर के जेल जाने मिलने से तो आजम खान को कोई राहत मिलनी नहीं। क्या चंद्रशेखर आमरण अनशन पे बैठ गए? क्या चंद्रशेखर जहां सांसद है वहीं से उसने जिला बंद करा दिया? नहीं ना। क्या मदद कर रहे हैं? हर आदमी जिसे देखो वो कह रहा है कि हम आजम खान को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी वो जिंदा है मानो। अरे क्या सपोर्ट कर रहे हैं ये तो बताओ दादा रे। नावेद बाबू 2 बार जेल में मिलने चले जाना, उससे आजम खान को ऑक्सीजन मिल जाएगी? अमिताभ जी, सदन में जो आजम खान जी का मुद्दा उठाया चंद्रशेखर आजाद ने उठाया, आपको ये देखना होगा। अभी सदन चला, उसमें मुद्दा सबसे पहला चंद्रशेखर आजाद जी उठाने वाले हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं लगातार कि उनकी समस्या का हल किया जाए और सरकार से लड़ा जाए कि आजम खान को जल्द रिलीज मिले, हो चाहे सदन में बात हो चाहे सड़क पे हो। सड़क पे भी ठीक है विजय जी, ठीक है विजय भाई, रुकना होगा, अवधेश जी के पास जाऊं, लेकिन मैं ऐसे किसी उसमें कतई रुचि मेरी नहीं रहती कि एक रिलीज जारी कर दी, बोले हम आजम खान के साथ हैं या हम फलाने। हमारे लिए तो साथ का मतलब होता है लड़ो, कटो, मरो, धरना दो, प्रदर्शन करो, आमरण अनशन करो, जेलें भर दो, तो मैं मानूंगा हाँ लड़े। क्या बोले? हमने ट्वीट किया था एक हमारा भी नाम क्रांतिकारियों में लिख लो, झुट्टे लिख लें। आजकल यही चल रहा है, जिसे देखो वो कह रहा हमने भी एक ट्वीट किया था बांग्लादेश के लिए, तो हमारा भी बहुमूल्य योगदान याद रखा जाए ना भाई साहब। अवधेश पांडे जी, आपको लगता है कि आजम खान किसी नए पॉलिटिकल आउटफिट में नजर आए, किसी नए राजनीतिक समीकरण के तहत 27 में नजर आए, तो उससे उत्तर प्रदेश की जो राजनीति का जो समीकरण है उसमें बदलाव आएगा? और वो अगर बदलाव आएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा होगा, प्लस या माइनस? देखिए, अगर आजम खान जी किसी नए दल में अथवा किसी गठबंधन में जाते हैं तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जो राजनीति होगी उसके समीकरण बदलेंगे और उसका असर सब पर होगा। परंतु आज समाजवादी पार्टी को ऐसे नेता की जरूरत है जो मस्जिदों के सामने भीड़ लगा करके ऐसी नफरती तकरीर करे जिससे दंगा हो जाए। वो काम आजम खान जी आज के समय में नहीं कर सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी जानती है कि जेल में रह करके अब वो नफरत नहीं फैला सकते, वो दंगे कराने की हैसियत नहीं रख सकते, ना ऐसी तकरीर कर सकते हैं जिससे मुस्लिम समाज एकजुट होकर के सपा के पक्ष में मतदान कर सके। इसलिए समाजवादी पार्टी को ऐसे चेहरे की जरूरत है जो बिल्कुल आक्रांता भाव में हो और ऐसी तकरीर करे जिससे जगह जगह दंगे हो, जिससे जो उनका 20% वोट है वो किसी तरह सुरक्षित हो जाए। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी की तरह समाजवादी पार्टी को भी कोई पूछने वाला नहीं बचेगा, खास करके जो कुर्की का परिणाम आया है उसको देख करके।
अब एक अशोक यादव जी ने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे दूं। भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने 10 नेताओं के नाम गिना दिए और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को ऐसे साबित कर रहे हैं जैसे कोई राजा महाराजा शहंशाह हो, कि केवल अकेले वही राजा है समाजवादी पार्टी में, उनसे किसी का मुकाबला नहीं, बाकी पूरी प्रजा है जो जय जयकार कर रही है अखिलेश जी का। और अखिलेश जी के डीएनए से उत्पन्न होने वाला कोई शिशु ही समाजवादी पार्टी की भविष्य की राजनीति करेगा, इस प्रकार की सोच अशोक यादव जी रखते हैं। तीसरा, इन्होंने जो वहां के जिलाध्यक्ष के बयान को ये लोग फेक बता रहे हैं, तो संगठन में किस प्रकार से समाजवादी पार्टी सोचती है कि संगठनात्मक व्यवस्था क्या है कि जिलाध्यक्ष की बात को, चिट्ठी को फेक बता रहे समाजवादी पार्टी के लोग। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी छटपटाहट में है और कुंदुरकी और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बाद वो किस रास्ते पर जाए उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करे कि और किसी जातिगत राजनीति में जाए या क्या करे। तो इनका जो भविष्य है बहुत ही अंधेर में दिखाई पड़ रहा है समाजवादी पार्टी का। इसलिए समाजवादी पार्टी में बौखलाहट में है और आजम खान के दिन अब लग चुके हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी भी मानती है। और मुझे लगता है इतने मुकदमे हैं उनमें सजाएं होनी है, तो ऐसा सामान्य लोग भी मानते होंगे। तो इनको एक ऐसे बाबर, औरंगजेब, चंगेज खान, मीर बिन कासिम टाइप का एक नेता इनको चाहिए जो ध्वस्तीकरण की राजनीति करता हो, नफरती तकरीर देता हो, दंगे करवाने में सक्षम हो, जो नकाबपोश लोगों के हाथों में पत्थर दे सके, असलहे दे सके, इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर अवधेश बाबू कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक भाई कहिए। देखिए, दोनों को इन्होंने सामने कहा कि दिन लद चुके। देखिए, इन्होंने कहा अवधेश जी ने कि दिन लद चुके हैं। देखिए, इनके दिन लदना तब शुरू हो गए 4 जून को। आपको मंजर याद होगा अमिताभ जी, जब 3,27,000 वोट मोदी जी के कम हो गए और पूरी भाजपा के जो केंद्र बिंदु था राजनीति का, अयोध्या से इनका प्रत्याशी हार गया। उसी दिन से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो उल्टी गिनती शुरू है। जितना आप लोगों ने जहर बोया समाज में ना, जितना जहर बोया, उस जहर का आप लोग के पार्टी के अंदर पहुंच रहा है। आपने अभी तक तो समाज में जहर बोया, लेकिन वो जहर अब आपको विषाक्त कर रहा है, आपके भारतीय जनता पार्टी को विषाक्त कर रहा है। और ये जनता ने समझ गया, जनता समझ रही है कि आप समाज में जहर बो रहे हैं। इसीलिए काशी से मोदी जी का और अयोध्या से योगी जी के जो एक तरह से कह सकते हैं कि उनके दिल लगने की शुरुआत हो चुकी है। और आपने जिस तरह से चुनाव में बेईमानी कर लिया, उसमें बेईमानी करके, पुलिसिया उत्पीड़न करके जो चीजें आपने हासिल कर लिया सीटें, उससे अगर आप खुश हो रहे हैं तो आपकी खुशी को हम ठीक है, आपकी खुशी को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, बेईमानी वाली खुशी को। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं रहने वाली है। फिर चुनाव होगा, सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप लोगों की आज समाज का हर वर्ग आपके सामने लाठी डंडा स्थापित कर रही है और भ्रष्टाचारियों को नोएडा में खड़ा है। इसलिए आजम खान की चिंता जो है स्वाभाविक है। लगता है क्यों खड़ा गठबंधन के तहत आगामी 2027 के उपचुनाव में जाएंगे। और जैसा लाल यादव जी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा है, ममता बनर्जी के साथ छोड़ा है, केजरीवाल के साथ छोड़ा है, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में आपको कांग्रेस ने गालियां दी है। बदल गया के खड़ा होने वाला उत्तर प्रदेश का विद्युत उपभोक्ता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और पुनः स्थापित होगी और अखिलेश जी का शुरू किया है। और उसमें बाजी का आपका दूर का जो आपका कमीशन के खेल में जो अपने अडानी अंबानी को बिजली का बेचना चाहते उत्तर प्रदेश का, वो चीज जनता होने नहीं देगी। अवधेश बाबू, अशोक जी दोनों मित्रों को रोकूंगा। एक आखिरी प्रश्न, नावेद बाबू, आपको क्या लगता है कि अगर चूंकि अब आजम साहब के पास भी कोई बहुत लंबी पारी खेलने का वक्त नहीं है, सच्ची बात है ना, जो परिस्थितियां हैं, आपको क्या लगता है कि 27 के बैटल में आजम खान उतरेंगे एक इमोशनल कार्ड के साथ? क्योंकि वो कम से कम ये तो कह ही सकते हैं मुसलमानों से कि आखिरी बार आया हूं कुछ कहने, कुछ मांगने। और वो इमोशनल कार्ड
मैं ये नहीं कह रहा कि आजम खान और चंद्रशेखर एक साथ अगर आ गए भविष्य में तो 27 में ये सरकार बना लेंगे, ऐसी कोई गलतफहमी नहीं, ठीक। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे हर कंस्टिट्यूएंसी में, चाहे वो 100 वोट की करें और चाहे 10,000 वोट की करें। नावेशी को अजी, आजम खान साहब के साथ वो संकट है जो हर एक बुजुर्ग नेता के साथ होता है। वो ये होता है कि एक उम्र के बाद वो अपने बच्चे को, अपनी संतान को अपनी विरासत सौंपने की कोशिश करता है। यही आजम खान साहब उम्र के उस पड़ाव तक पहुंच गए हैं कि वो चाहते हैं कि अपने बेटे को एस्टैब्लिश करें और समाजवादी पार्टी में उनको वो रुतबा मिले, उस धार के साथ वो राजनीति करें। मुझे लगता है कि वो अपने बेटे के लिए राजनीतिक पिच तैयार कर रहे हैं और उसके लिए वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर भयंकर दबाव तो डाल ही रहे हैं, साथ में वो एक मुस्लिम और दलित केमिस्ट्री को भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि दो विकल्प हों उनके बेटे के साथ में। एक तो ये कि समाजवादी पार्टी में वो अहमियत मिले उनके बेटे को जो आजम खान को कभी मिला करती थी। दूसरी ये कि अगर समाजवादी पार्टी नकार देती है आजम खान के प्रस्ताव को या उनके दबाव को, तो कहीं ना कहीं वो चंद्रशेखर जैसे दलित समाज के नेता के साथ में कोई एक ऐसी केमिस्ट्री बना है जिसमें उनके बेटे का भी उनकी तरह रामपुर में एक बड़ा जलवा कायम हो, कम से कम रामपुर में तो हो। उनके साथ कई उनकी शिकायतें आजम खान साहब की, ये 2-3 बहुत कम समय में बात करूंगा। एक तो ये कि उनके साथ कोई आंदोलन नहीं हुआ जो उनके साथ में हुआ, उनका कहना है। दूसरी बात यह कि अखिलेश यादव, मैं फिर यही बात कहूंगा कि एक सारस हुआ करता था, एक आरिफ ने पाला था, वन प्राणी अधिनियम के तहत उसको जू में रख दिया गया। तो अखिलेश यादव जी 4 बार उस सारस से मिलने गए, लेकिन आजम खान से सिर्फ 1 बार गए। अगर आजम खान 4-5 साल तक जेल में रहे तो एवरेज के तौर पे कम से कम साल में 1 बार तो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। दूसरी बात, रामपुर में उनकी रजामंदी के खिलाफ एक मौलाना को, एक इमाम को टिकट दिया गया और वो जीतने के बाद में आजम खान साहब के बारे में अच्छी टिप्पणियां नहीं करते हैं वो सांसद साहब। ये सब उनके दर्द है। एक दर्द ये भी है कि मैनपुरी में कभी वोट भारतीय जनता पार्टी नहीं चुराती है, कभी करहल में नहीं चुराती है, रामपुर और कुंदरती में ही क्यों चुरा लेती है? क्या मुस्लिम वोटों की रखवाली समाजवादी नहीं करेगी, सिर्फ मुस्लिम वोटों की गिनती ही करेगी? ये सारे दर्द हैं जो ये जाहिर करते हैं कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उनके साथ और मुस्लिम समाज के साथ न्याय नहीं कर रही है और वो अपने बेटे की पिच तैयार करने के लिए समाजवादी पार्टी में एक माहौल पैदा कर रहे हैं। जी विजय जी, 27 में चंद्रशेखर और आजम खान एक साथ दिख सकते हैं मंच पर हाथ हिलाते हुए, भाइयों बहनों? सर एक साथ तो 22 में भी अपने मंच पे देखे होंगे और शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में आप देखना 27 में चंद्रशेखर जी इस राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे और तमाम दलित, तमाम पिछड़ा हमारे साथ है और आजम खान भाई का हम सम्मान करते हैं। उनके लिए सड़क से लेकर सांसद तक लड़ाई जारी रहेगी। जैसे हमारी पार्टी का आदेश आएगा हम सड़क पे भी आ जाएंगे। बस ठीक बात है। तो अशोक जी, आजम खान, जैसे मैंने कहा कि अब उनके पास बहुत लंबा वक्त हो, ऐसा कोई नहीं मानता, ना वो मानते ना दूसरे लोग मानते। लेकिन होता ना कि भाई एक बार आपने इतनी लंबी पारी खेली है तो एक बार आप इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं। और अगर ऑरिएटर, वक्ता आजम खान जैसा हो, आजम खान क्या बोल रहे हैं उससे आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके बोलने के अंदाज की तो मुरीद होना पड़ेगा। भारत में ऐसे बहुत कम लोग हैं, वो क्या बोलते हैं उस पर आपत्तियां हो है, लेकिन जब जो भी बोलते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि आग तो लगाई देते हैं। फिर क्या स्थिति बनेगी अगर वो एक बार, आखिरी बार इमोशनल ट्रम्प कार्ड लेकर मैदान में उतर गए, चंद्रशेखर के साथ उतरे या इंडिविजुअली उतरे, तो आपके लिए तो बड़ा धर्म संकट हो जाएगा। आप आजम खान की आलोचना करोगे तो मुश्किल में फंसोगे, नहीं करोगे तो मुश्किल में फंसोगे। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, इस तरह की जो है हाइपर मतलब एक तरह से कल्पना पे आधारित चीजें को अगर डिबेट में शामिल करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। ये चीजें भविष्य के गर्त में है और सबसे बड़ी जो भविष्य के गर्त में जो बातें हैं, मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको बताऊं अमिताभ जी, आजम खान साहब हैं और जितने भी हमारे पार्टी के नेता हैं, चाहे वो पीडीए समाज के नेता हो, जो भी नेता है, सारे नेता मिलकर के एक साथ एक सुर में इंडिया गठबंधन के साथ आप देखिएगा 2027 का चुनाव फतह करने जा रहे हैं। ये बातें कोरी अफवाह हैं
कि आजम खान साहब के बारे में इस तरह तमाम अशोक जो भाई, बातें एक फैलाई मिनट, जा रही एक हैं। हमारे मिनट, एक बस आखिरी- हमारे अभी साथी जो विजय जी जी आखिरी सवाल उस पर तो फिर मैं अवधेश भाई बताऊं। ये जो सागर है जिलाध्यक्ष रामपुर का, इसको अभी 5 मिनट में पार्टी से निकालो और 6 मिनट में एसएसपी रामपुर को अखिलेश जी फोन करें कि भाई हम एफआईआर भेज रहे हैं, हम एप्लीकेशन भेज रहे हैं, इसके खिलाफ फोर्जरी मुकदमा कर इसको अंदर भेजो और हमको कंप्लेंट भेजो कि हाँ गिरफ्तार करके 20 लाठी मारो इसके। इतना बड़ा बितंडा खड़ा कर दिया पार्टी के लेटर हेड पर, इससे बड़ी फोर्जरी क्या होगी? आप कर सकते हैं ऐसा अखिलेश जी? तो हम मान लेंगे फर्जी है, जो आप लोग कह रहे हो मान लेंगे फर्जी है, लेकिन ये सागर जेल में होना चाहिए घड़ी देख के 5 मिनट में। अमिताभ जी देखिए, मैं वही कह रहा था कि जो हाइपोथेटिकल एजेंडा जो चलाया जा रहा भारतीय जनता पार्टी की, चीज ठीक नहीं। आजम खान साहब, अच्छा, सागर भारतीय जनता पार्टी का आदमी है आपका जिलाध्यक्ष? नहीं सुनिए, जिस तरह की एक नैरेटिव चलाया जा रहा है ना, उनकी बातों को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये चीजें भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आजम खान साहब का मुद्दा एक लेके आगे बिना मतलब का ये हाइपोथेटिकल एजेंडा चला रहे हैं भाई। अभी तमाम जो हमारे भाजपा के साथी ने बड़ी बड़ी बातें, दंगा, ये वो, दिस दैट। देखिए, एक कबीर दास का दोहा के साथ में खत्म करूंगा अपनी बात, जो उन्होंने कहते थे कबीर दास जी, अधिका भला न बोलना, अति भली न चूप, अतिका भला न बरसना, अति भली न धूप। ये अति कर दिए भारतीय जनता पार्टी वाले, दंगा करा के। ये करे दंगा दंगा दंगा। अरे जिसके डीएनए में दंगा हो, जिसकी यूएसपी दंगे से शुरू होती है, दंगे पर खत्म होती है, जो पीडीए आंदोलन को डिरेल करने के लिए उत्तर प्रदेश में दंगा जो पार्टी कराती हो, ये करी दंगे की बात कर रही है। ये सिर्फ दंगा, अमिताभ जी, प्रायोजित दंगा भाजपा करा रही ताकि पीडीए का आंदोलन को कुचला जा सके, पीडीए के लोग अपने हक हकूक की बात न करें, इसलिए दंगे की पॉलिटिक्स ला रहे हैं। लेकिन जनता महान उत्तर प्रदेश की है और जनता समझ रही है, खासतौर से पीडीए समाज समझ रहा है कि इनका इलाज वोटों से ही किया जा सकता है। हर बीमारी का इलाज होता है अमिताभ जी, और दंगे का इलाज वोट देगी जनता, दंगा अपने आप बंद हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ठीक जो बात नावेद जी कह रहे थे, मैनपुरी में चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ नेताजी के निधन के बाद, डिंपल जी लड़ी, अपने से बड़ी लाठी लेके देश भर का कार्यकर्ता मैनपुरी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्या पहुंचा ना? वहां तो ईएलओ बीएलओ ईवीएम फीवीएम बैटरी सेटरी सब दुरुस्त रही है। जितना ड्रामा आप लोग बाहर के लिए बताते हो कि यहाँ ये हो गया वहां तो कुछ नहीं हुआ, जरा वोट पड़ा, आराम से जीते। आजम खान वही तो पूछते हैं कि भाईजान रामपुर में वो लाठी वाले क्यों नहीं आते? मैं उनका शब्द बता दे रहा हूं इन्वर्टेड कॉमा में कि भाईजान रामपुर में वो लाठी वाले क्यों नहीं आते? वही बात नावेद जी कह रहे थे। अब इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा, आप दो चाहे अखिलेश जी दे, देना पड़ेगा ना। उन्होंने तो शिवपाल यादव से भी कहा था कि हिम्मत करो, अब शिवपाल हिम्मत ही नहीं कर पाए। नावेद जी याद होगा आपको, उन्होंने कहा था हिम्मत करो, लेकिन शिवपाल जी थे। यही तो भाजपा भी कहती शिवपाल जी से कि भाई आप हिम्मत ही नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री खुद ही कहते हैं, बोले आपने जो मांगा हमने सब दिया, आपको कुछ व्यवस्था ही नहीं बना पाए। तो खैर, अवधेश जी, समाजवादी पार्टी कह रही है भाई ये कोरी अफवाह है, हम पीडीए के लिए आंदोलन कर रहे हैं और भाजपा दंगा वाली पार्टी है, इसलिए उसको दंगा ही दंगा दिखाई दे रहा है। बताओ। देखिए अमिताभ जी, अगर एक पीडीए की बात करें तो किसी पीडीए के व्यक्ति को अखिलेश यादव की अलावा मुख्यमंत्री घोषित कर दे, पूरा देश मान लेगा कि समाजवादी पार्टी पीडीए का सम्मान करती है। ये आजम खान जैसे जितने भी मुस्लिम नेता हैं, अवधेश प्रसाद जैसे जितने भी पार्टी अनुसूचित नेता हैं, ये इनके लिए सीढ़ी है, सिंहासन नहीं है। ये अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश जान चुका है। इसलिए अब इनके कहने से पीडीए डीपीए कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जनता ने जवाब दे दिया है, और खास करके कुदुर्की के चुनाव ने भारत के इतिहास में राजनीतिक पंडितों को अलग से विश्लेषण करने पर मजबूर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस सबका साथ सबका विकास की बात करती थी और जिन गरीब कल्याणकारी योजनाओं में मुस्लिमों को उसने बिना पक्षपात के अयोध्या का प्रतिनिधित्व दिया, तो अब पूरा मुस्लिम समाज ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक चुका है, और आने वाले समय में इसका और बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। और मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में
25% वोट कम से कम मुस्लिम समाज का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इस उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में भगदड़ हो रही है। अयोध्या के बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के नेता ने 500 सफाइयों के साथ पार्टी छोड़ दी है। और उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय उत्तर समाजवादी पार्टी छोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि अब जानते हैं कि राजनीतिक भविष्य समाजवादी पार्टी में बचा नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती थी और ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के इम्तहान तक किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिमों ने अब साथ छोड़ दिया। इसलिए अब समाजवादी पार्टी के लोग भी अपना नया रास्ता कहीं न कहीं देखना चाहते हैं और आजम खान का प्यार उसी का नतीजा है। कुंदरकी में सपा के उम्मीदवार ने कहा अपने प्रचार में कि समाजवादी पार्टी की साइकिल का चिन्ह गले में कुत्ता के टांग देंगे तो कुत्ता एमएलए हो जाएगा। नावेद बाबू, वो बात उसके पराजय का सबसे बड़ा कारण है। दिल्ली में बैठ के ना समझ में आए तो आप जानो, हम बहस में क्यों पड़े भाई। क्या सारा जादू मंत्र एक तरफ, अशोक जी इस बयान ने चुनाव की दिशा दशा बदल दी, क्योंकि अब वो मुसलमान नहीं रहा ना कि आधी रोटी खाएंगे नेताजी को आगे लाएंगे। ना ना ना, वो कह रहा पूरी रोटी लाओ तब सोचेंगे क्या करना है। तो जमाना चला गया। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, अब वैसी स्थिति नहीं है। मुसलमानों की नई नस्ल सामने है, नई पीढ़ी है, गिव एंड टेक का रिश्ता है। उन्होंने कहा भाई इसका दिमाग खराब हो गया, कह रहा कुत्ते के गले में पट्टा डाल देंगे, हमारे वोट की यह हैसियत। बोले ला रहे लाठी ला, क्या जमानत जब्त करा दी। ठीक कह रहे अवधेश, भारत के लिए केस स्टडी है कुदर की। जमानत जब्त करा दी, केवल हारे नहीं, शीशा मऊ में मुसलमान ने जिताया इरफान की बीबी को, लेकिन समाजवादी पार्टी को मुस्कुराने का मौका नहीं दिया। क्या वहां जीत इरफान की बीबी की हुई है। सपा भी की भी जीत तब होती जब 50,000 से जीतती। वो नहीं जीती ना 50,000 से, 8,000 वोट से जीती कुल। इसका मतलब मुसलमान ने कहा कि तुमको जिताए दे रहे हैं, सपा की गलतफहमी में मत रहो। ये बचे हैं। अब बात आती है आजम खान की, जो 2-3 बड़े बुनियादी सवाल है। आजम खान जब अपने लोगों में बैठते हैं तो वो ये प्रश्न उठाते हैं कि अगर यादव परिवार से के ऊपर 100-150 मुकदमे दर्ज हुए होते, बुलडोजर चला होता उनकी कोठियों पर और जेल भेजे गए होते कोई, तो सपा क्या करती। करहल हो, कन्नौज हो, मैनपुरी हो, कोई चुनाव लड़ता है अशोक जी, तो देश भर का कार्यकर्ता जाता है ना, वहां जाता है ना, नावेद वहीं रहता है ना कि भाई एक फोटो तो खिंचा ले। क्या अमेठी रायबरेली तक का आदमी तेज को चुनाव लड़ाने कर आया कि नहीं आया? आया ना। तो आजम खान यही तो कहते कि मैं क्या इन सब बच्चों से भी छोटा हूं कि मैं यहां लाठी खाऊं और आप लोग मोहम्मदाबाद के गुलाब जामुन खाओ और मैं यहां जेल में सूखी रोटी तोड़ू। यही तो समस्या है। और ये बात ठीक है, मैं नहीं कहता कि हर साल जाओ मिलने। नावेद जी कह रहे थे भाई साल में एक बार तो जाओ, लेकिन अगर गायत्री प्रजापति से आप मिलने जा सकते थे जेल में, तो आजम गायत्री प्रजापति से तो बेहतर बहुत बड़ा नेता है और आपके ज्यादा करीब भी रहे। नेताजी का जन्मदिन भी उन्होंने विक्टोरिया बग्घी में बैठाल के मनाया था। कुछ सवाल उनके पास तीखे हैं। संभल पर जिस ढंग से अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी ने पोजीशनिंग ली और कांग्रेस ने भी ली कि ईंट से ईंट बजा देंगे टाइप का, वैसी पोजीशनिंग रामपुर पर तो नहीं ली। तय बात है, नहीं ली, कभी नहीं ली। तो अब वो सवाल, ये सवाल उनके मन में पहले से है, अब उठे क्यों समझने की बात ये है। ये सवाल नए नहीं है आजम खान के, ये वक्त नया है। आजम के मन में क्या है, अब इसकी खोज करनी होगी। अशोक जी, आजम के मन में क्या है?
जो बात नावेद जी कह रहे हैं वैसा वो सोच सकते हैं कि बेटे का एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन मुझे लगता है आजम खान इस सच्चाई को जान गए हैं कि अब बेटे का एडजस्टमेंट तो मान लो अभी भी है, पार्टी में तो है ही, टिकट भी मिल जाएगा, लेकिन वो हैसियत नहीं रहेगी ना। जब जामा ये नई दिल्ली की एक मस्जिद के इमाम को ले जाके रामपुर में आजम की मतलब नाइतफाकी के बाद भी चुनाव लड़ा के जिता दिया गया, और उन्होंने क्या क्या चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद उनसे पूछा गया आजम खान जेल में, तो बोले जेल में तो सुधार गृह है भाई, जो आदमी बिगड़ा होता है उसको सुधारने के लिए जेल भेजते, सुधार गृह है। अशोक जी लो कर लो बात। आजम के लिए तो ये मरने की बात हो गई ना जेल में, जब उनसे जाके लोगों ने कहा कि चचा देखो ये क्या बोल रहा एमपी, ये कह रहा आप बिगड़े हुए थे इसलिए सुधारने भेज दिया जेल में। ये भाजपा का आकाश सक्सेना बोले तो बात चलेगी, समाजवादी पार्टी का सांसद बोल रहा, उन्हीं के इलाके का सांसद कह रहे सुधार गृह में भेजे गए आजम। तो वो स्थिति तो अब नहीं, आजम खान जान गए उन्हीं के साथ कैसा हुआ। एक ऑप्शन ये दूसरा चंद्रशेखर का, क्योंकि मायावती के साथ बेर केर का संग हो जाएगा, वहां तो निभ नहीं सकती। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, वहां तो चलेगा नहीं। और आजम खान अपनी अदा छोड़ दें तो आजम खान नहीं रहेंगे, ये भी तय है। अगर वो अपनी डायलॉग डिलीवरी ही छोड़ दें तो ताली कौन बजाएगा। तो चंद्रशेखर को भी एक बड़ा नाम चाहिए और आजम खान को एक सिस्टम चाहिए, एक व्हीकल चाहिए राजनीति करने के लिए। वो चंद्रशेखर बेहतर व्हीकल हो सकता है, उनकी पार्टी बेहतर व्हीकल हो सकती है, और गाजियाबाद से सहारनपुर तक अपने को कन्फाइंड रखें। उतने भर के लिए मेरी समझ ये कहती है अशोक भाई, समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, जान लीजिए। मैं कतई नहीं कहता कि आजम खान के कहने पर सारा मुसलमान उधर चला जाएगा, लेकिन थोड़ा भी चला गया तो जहां आप 8000 से जीत रहे हो शीशा मऊ में, वहां तो समस्या आ जाएगी ना। एक उदाहरण दिया है, कल्याण सिंह जी जब भाजपा से अलग हुए थे और पार्टी बनाई थी तो उन्होंने 4 सीट जीती थी कुल, अवधेश जी, लेकिन मैंने गिनती गणना की थी 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरवा दी थी। कितनी? 76। तो अगली सुबह में भाजपा का दिमाग बिल्कुल दुरुस्त हो गया था नावेद जी, बिल्कुल सारे जाले साफ हो गए थे अगली सुबह ही। क्या बोले? भाई कल्याण सिंह जी को बुलाओ, भूल चूक लेनी देनी तुरंत पार्टी में शामिल करो। वो जीते 4 लेकिन हरवा दी 76। क्या आजम खान वैसा ही कोई प्रयोग करना चाहते हैं? क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद।